हेलो दोस्तों, ये वीडियो एथिक्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड के डेफिनेशंस और इंटर रिलेशनशिप्स और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखा था। इस वीडियो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, जिसे हम शॉर्टली मेवा कहेंगे, मेवा के फंक्शंस और कंपोनेंट्स और उसके नेचर को देखेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि उसके बीच में डिफरेंस क्या है बहुत ही शॉर्टली। तो हमने ये कहा था कि जो हमारे जो वैल्यूज़ हमारे जो प्रेफरेंस होता है वो बेस्ड होता है या तो हमारे लाइकिंग पे या इम्पोर्टेंस पे। तो जो हमारे लाइकिंग्स पे बेस्ड होता है हमारा प्रेफरेंस, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और जो हमारे जो प्रेफरेंस बेस्ड होता है इम्पोर्टेंस पे, उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। अगर वैल्यूज़ नैरो हो जाता है या स्पेसिफिक हो जाता है तो वो इंटरेस्ट बन जाता है, और वही इंटरेस्ट अगर डोमिनेट कर जाता है और जनरलाइज हो जाता है तो वो वैल्यूज़ बन जाता है। हमने ये देखा था कि जो वैल्यूज़ जो हैं, हम इसको सबसे पहले तो दो हिस्सों में बांटते हैं कि कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जो राइट और रॉन्ग हो सकते हैं, जिसे हम राइट और रॉन्ग के फ्रेम में देख सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिसे हम राइट और रॉन्ग के फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। तो वो वैल्यूज़ जिसे हम राइट और रॉन्ग के फ्रेम में देख सकते हैं, वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो वो मोरल हो जाता है या मोरल वैल्यूज़ हो जाता है। फिर मोरल एटीट्यूड होता है, और फिर लोगों के बिहेवियर में, इंडिविजुअल के बिहेवियर में वो चीज़ दिखती है। और अगर वैल्यूज़ जो राइट और रॉन्ग होते हैं और अगर वो सोसाइटी के लेवल पे होता है तो उसे हम एथिक्स कहते हैं या एथिकल वैल्यूज़ कहते हैं। और इससे फिर एथिकल एटीट्यूड सामने आता है, और फिर ये लोगों के बिहेवियर में दिखता है। कुछ वो वैल्यूज़ जो राइट और रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट और रॉन्ग के फ्रेमवर्क में आप उसे नहीं देख सकते हैं, तो उसको एटीट्यूड कहते हैं। और फिर एटीट्यूड जो है बिहेवियर में सामने आता है। हम अब हम बात करते हैं कि मेवा जो है यानी मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड, ये हमारे बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करता है। जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तो मेवा हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है बाय इन्वोकिंग गिल्ट। हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है जब हमारा बिहेवियर वायलेट करता है हमारे मोरल्स को। यानी जब हमारा बिहेवियर हमारे मोरल्स को वायलेट करता है, चूँकि मोरल जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, तो हमारे अंदर जो है गिल्ट पैदा करता है। गिल्ट इज़ ए डिस्कम्फर्टिंग स्टेट दैट इज़ एन आउटकम ऑफ मोरल ट्रांसग्रेशन। यानी मोरल के वायलेशन की वजह से जो हमारे अंदर जो एक डिस्कम्फर्टिंग स्टेट होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं, तो हमारे अंदर गिल्ट पैदा होती है। तो ये गिल्ट पैदा करके मेवा जो है हमारे अंदर हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जैसे मैं अगर चोरी करता हूँ तो ये हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है, तो फिर यही गिल्ट जो है हमें क्या करता है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है कि ये हमें बताता है हमारे मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ कि हम मोरालिटी को सामने रखें, हम मोरालिटी को ना छोड़ें। और अगर हम हमारे एथिक्स का वायलेशन करते हैं तो हमें थ्रेट ऑफ सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन, यानी जो बायकॉट होता है जिसे हम हुक्का पानी बंद करना कहते हैं, उसका थ्रेट हमें दिला के हमें ये कहता है कि हम एथिक्स को पालन करें, एथिक्स को हम ना छोड़ें। तो एथिक्स को जब हम वायलेट करते हैं तो हमारे अंदर तो हमें थ्रेट ऑफ सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन पैदा करता है। तो ये एक तरह से हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जब हमारा बिहेवियर और ये डिसोनेंस पैदा करता है व्हेन आवर बिहेवियर वायलेट्स आवर एटीट्यूड। जब हमारा एटीट्यूड जब हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड को वायलेट करता है तो ये हमारे अंदर डिसोनेंस पैदा करता है। तो डिसोनेंस क्या कहते हैं कि दो सेपरेट अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग जो है एटीट्यूड जब सामने रखते हैं तो उसमें डिसोनेंस पैदा होता है। जैसे हमारी ये तमन्ना है कि हम यूपीएससी में फर्स्ट रैंक ले आएँ, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक की तमन्ना, और एक स्टेट हो गया। दूसरा स्टेट क्या हुआ कि हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग है
या तो आपको यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको अपने बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, या तो आपको अपनी जो क्या नाम है आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिश है कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाना, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो डिसोनेंस पैदा होता है जब अलग अलग कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर हमारे अंदर होता है, तो ये डिसोनेंस वाली स्टेट पैदा होती है। तो हमारा जब बिहेवियर हमारे एटीट्यूड को वायलेट करता है तो हमारे अंदर डिसोनेंस पैदा होती है। डिसोनेंस किसे कहते हैं? व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड्स टू और मोर कॉग्निशन दैट आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, जो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। व्हेन देयर अकर्स एटीट्यूड बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी, यहाँ पे एटीट्यूड और बिहेवियर में डिस्क्रिपेंसी होती है। और ये मेवा जो है हमारे अंदर हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जो चौथी चीज़ होती है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके। जब हमारा बिहेवियर हमारे वैल्यूज़ को वायलेट करता है तो हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो गिल्ट, थ्रेट ऑफ सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन, डिसोनेंस और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब एवर्सिव स्टेट यानी नापसंदीदा स्टेट्स हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं, ये हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो फिर इंसान क्या करता है? अपने बिहेवियर को अपने मॉरल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और एथिक्स के हिसाब से करता है। एथिक्स के मुताबिक अपने मॉरल्स को ढालता है। तो अगर हम समरी देखें तो जब हमारा बिहेवियर हमारे मॉरल को वायलेट करता है तो हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है। देखिए, मोरलिटी ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे होता है। और जब हमारा बिहेवियर एथिक्स को वायलेट करता है तो सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन या सोशल आइसोलेशन का खतरा होता है। हमारा बिहेवियर जब हमारे एटीट्यूड को वायलेट करता है तो हमें डिसोनेंस का खतरा होता है। और हमारा बिहेवियर जब हमारे वैल्यूज़ को वायलेट करता है तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा होता है। तो ये सब गिल्ट, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन, डिसोनेंस, ये सब पैदा करके हमारे अंदर ये जो है हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अब एक सवाल ये उठता है कि जब इतने मोरल फाइबर हमारे पास है, एथिक्स हैं, मोरालिटी हैं, तो लोग आखिर गलत काम क्यों करते हैं? इमोरल एक्ट में लोग इंडल्ज क्यों होते हैं? क्यों गलत काम करते हैं? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि लोगों के पास लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं? कि वो सेलेक्टिव परसेप्शन उनका होता है। वो किसी एंगल को देखता है और उसी हिसाब से अपने एक्ट को जस्टिफाई करता है। सेलेक्टिव अटेंशन देता है और फिर सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी करता है किसी चीज़ को। तो फिर अपने जो है वो अपने बिहेवियर को, अपने जो इल्लीगल काम होता है, गलत काम होता है, उसको जस्टिफाई करता है। और दूसरा क्या है? दूसरी वजह है कि हम क्यों इमोरल काम करते हैं। हमारे सोसाइटी में हमारे अंदर जो है मोरालिटी होती है, एथिक्स होती है, मेवा होता है, उसके बावजूद भी हम गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि परसीव्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट एंड गेटिंग पनिश्ड इज़ वेरी लेस। के हमारी ये सोच कि हम जो है ये गलत काम करके पकड़े जाएंगे, हम चोरी करके पकड़े जाएंगे और फिर अगर पकड़े भी गए तो फिर सज़ा होगी, ये बहुत कम क्या नाम है होती है। लोगों को लगता है कि सबसे पहले लोगों को लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो हमें सज़ा नहीं होगी। इस वजह से लोग गलत काम करते हैं। और तीसरी वजह यह है कि लोग गलत काम क्यों करते हैं? बाय डूइंग इमोरल एक्ट पीपल एक्सपीरियंस इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। उनको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इंस्टेंट हाई जिसे कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जैसे करप्शन करता है तो उसके पास अचानक बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो यही इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है, इंस्टेंट हाई जिसे कहते हैं। इस वजह से गलत काम करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको राइटिंग क्लियरली दिखाई ना दे, तो ऐसी सूरत में आप क्वालिटी को बढ़ा लें तो उससे फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ मेवा, व्हाट आर दे मेड ऑफ, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं मेवा के, यानी मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ के कंपोनेंट क्या हैं? तो एक हो सकता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जो हमारे बिलीफ और कॉग्निशन से रिलेटेड है। दूसरा होता है एफेक्टिव कंपोनेंट्स, जो हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा होता है एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ को देखकर हमारा जो एक्शन टेंडेंसी होता है कि हम कितनी जल्दी हम उस काम को करते हैं, वो कंपोनेंट होता है। जो सबसे पहला जो है
हमारा जो क्या नाम है ये कंपोनेंट्स हैं मेवा ऑब्जेक्ट के, वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, और हमारे जो बिलीफ होते हैं, हमारे जो ओपिनियन होते हैं, आइडियाज़ होते हैं रिगार्डिंग मेवा ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें देखिएगा ये हमारे मेन माइंड से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारे बिलीफ, ओपिनियन और आइडियाज़ रिगार्डिंग मेवा ऑब्जेक्ट। और बिलीफ मे और मे नॉट बी फैक्चुअली करेक्ट, एक करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट हैज़ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विथ अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट के साथ इसका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है हमारे माइंड से है, हमारे इमोशन से इसका ताल्लुक नहीं है। कॉग्निटिव कंपोनेंट का जो हमारे इमोशन से जिसका ताल्लुक है वो है अफेक्टिव कंपोनेंट। तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, फीलिंग एंड इमोशंस वन हैज़ विथ मेवा ऑब्जेक्ट। जो हमारी फीलिंग और इमोशंस होती हैं वो अफेक्टिव कंपोनेंट होती हैं। जनरली वन हैज़ मिक्स्ड फीलिंग टुवर्ड्स मेवा ऑब्जेक्ट। तो जनरली अगर देखें लोगों का तो दोनों फीलिंग होती है, मिक्स्ड फीलिंग होती है मेवा ऑब्जेक्ट को लेके। इफेक्टिव कंपोनेंट भी होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है। इट इज़ द इफेक्टिव कंपोनेंट दैट मेक्स मेवा एन इवैल्यूएटिव टूल। हम मेवा के ज़रिए हमारे हम मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ के ज़रिए हम जजमेंट करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे जो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है यही इसको एक इवैल्यूएटिव टूल बनाता है। इफेक्टिव कंपोनेंट प्रोवाइड इंडिविजुअल एनर्जी फॉर एक्शन। ये एनर्जी देता है एक्शन के लिए। जैसे अगर अगर आप कहें भारत माता की जय, तो इसमें जो इमोशन आ जाता है तो लोग उसमें काम मतलब वो लोगों को अपील करता है। अगर आप कहेंगे कि भारत पिता की जय, तो उसमें इमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये इमोशन जो बेसिकली क्या होता है, जो इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव कंपोनेंट। और अगर हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे जो है सोच से रिलेटेड है, हमारे बिलीफ से रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो इफेक्टिव और कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। आवर थॉट कैन इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स, इमोशंस। हमारा थॉट जो है हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे इमोशंस जो है हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पे जैसे दो एग्जांपल दे, उसमें से मैं एक देखता हूँ कि स्वच्छ भारत ये एक थॉट है, और दूसरा क्या है, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड। कि क्लीनलीनेस जो है ये समझिए कि अगर क्लीनलीनेस अगर करते हैं तो ये एक गॉड के पास जाना होता है, गॉड का बिल्कुल एकदम करीब होते हैं। तो ये इमोशन होता है। तो स्वच्छ भारत एक थॉट है, और इमोशन जो है ये क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, ये जो है इमोशन है। तो क्या करता है कि हमारा थॉट जो है हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कुछ पीपल वो होते हैं, सम पीपल्स आर गाइडेड मोर बाय इमोशंस, कुछ ज़्यादा इमोशंस से गाइडेड होते हैं। खास करके जैसे अगर हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देखें तो ज़्यादा लोग जो है हमारे नेता जो है हमारे इमोशंस से खिलवाड़ करते हैं। तो कुछ पीपल ज़्यादा इमोशंस से गाइडेड होते हैं देन थॉट, लाइक इंडियन मास। सो पीपल आर गाइडेड मोर बाय थॉट देन इमोशंस। अच्छा, सम पीपल, यहाँ पे कुछ छूट गया, सम पीपल आर गाइडेड मोर बाय थॉट देन इमोशंस। इफ़ वन कैन कंट्रोल बोथ, अगर दोनों इमोशंस और थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, पीपल विल डांस अकॉर्डिंग टू हिज ट्यून, तो वो एक तरह से कामयाब इंसान बन जाता है। एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट, एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू आवर प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन ए स्पेसिफिक वेज टुवर्ड्स मेवा ऑब्जेक्ट। कि अगर हमें कोई बोलता है, किसी वैल्यू का जिक्र करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करता है, तो हमारा क्या मतलब प्री डिस्पोजिशन होता है कि हम जो है किस तरह से हम एक्ट करेंगे, तो वो जो है एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट उसे कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ आवर बिहेवियरल रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक वेज। एक्शन टेंडेंसी डज नॉट ऑलवेज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन टेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि वो एक्शन हो जाएगा, बल्कि वो बेसिकली हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती है कि हमें कैसा करना चाहिए। जैसे करप्शन को लेके आपकी एक्शन टेंडेंसी क्या हो सकती है, आपके अंदर से ये फीलिंग हो सकती है कि आप जो है उसको एक्सपोज करें। तो आपको जो एक्सपोज करने की जो फीलिंग आती है आपके अंदर, तो ये एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट में हो जाएगा। लेकिन आप करप्शन को एक्सपोज करेंगे या नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपोज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास इन्वायरमेंट कैसी होगी,
आप कितने मजबूत होंगे, आपके अंदर हिम्मत कितनी होगी। तो ये सब चीज़ों से मतलब डिसाइड होगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो प्री डिस्पोजिशन है किसी चीज़ को लेके, तो बेसिकली एक्शन टेंडेंसी होती है। These three components of MEWA are generally consistent with one another because any conflict between these cause discomfort to individual. तो इसको ब्रेन हार्ट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एंड बाय एंड लार्ज दे आर ऑल्सो इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से भी वो जो है मेल खाता है। तो फंक्शंस ऑफ मेवा, तो इसमें देखेंगे कि मोरल्स एथिक्स वैल्यूज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर पहला फंक्शन देखें तो मेवा फैसिलिटेट जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमें जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। मेवा मोरल्स एथिक्स वैल्यूज़ ये जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। बाय मेकिंग बिहेवियरल चॉइसेस लेस रैंडम, कम रैंडम बना के, और मोर पार्सिमोनस, यानी हमारी जो चॉइस होती है वो लिमिटेड चॉइस होती है और इकोनॉमिकल ईजी डिसीजन जो होती है। तो वो कैसे हमारे जजमेंट और डिसीज़न मेकिंग को कैसे फैसिलिटेट करता है। जैसे हमें दो काम करना है, एक हमें कहीं घूमने जाना है और एक जो है हमारे माँ बाप बीमार हैं। तो दो काम हैं, एक जो है हमें कहीं घूमने जाना है, एक माँ बाप बीमार हैं। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारा वैल्यू क्या है कि माँ बाप की जो मतलब क्या नाम है उनका सहारा बनना। तो इन दोनों काम में जो हमारे जो मेवाज़ हैं, यानी हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वो हमें क्या कहेगा कि हमें सबसे पहले जो है माँ बाप को उनको जो है हॉस्पिटल में ले जाना है, हॉस्पिटलाइज़ करना है। तो हमें इस बात की तरफ जो है हमें हमारे डिसीज़न मेकिंग में एक तरह से हमारा मदद करना हुआ। मेवा इज़ द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आवर आइडेंटिटी प्रोवाइड्स विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक इंसान का आइडेंटिटी का बेसिस है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का एक बेसिस है। दूसरा क्या है कि ये मोरल्स एथिक्स हमें का फंक्शन क्या है कि मेवा एम्पावर्स द स्टेक होल्डर यानी इंडिविजुअल या जो है ये जो सोसाइटी है, तो ये सब जो है जो स्टेक होल्डर हैं, तो उसको एम्पावर करता है, स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करता है। जैसे बोलते हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सच्चे हो, भगवान आपके साथ है। तो वो एम्पावर करता है इन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स में इंडिविजुअल हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है। मेवा में एक इंडिविजुअल एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। वो अपने एक्शन के लिए, अगर कोई चीज़ अच्छी है, अगर वो अच्छा अपना उसका वैल्यू ये कहता है कि ये अच्छा है, तो फिर वो उसके लिए वो जो है काम करता है। जैसे स्वच्छता, अगर उसका वैल्यू है कि वो स्वच्छता को मानता है कि हमारा वैल्यू है, तो फिर वो स्वच्छता के लिए वो जो है काम करेगा। तो मेवा मेक्स इंडिविजुअल एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। मेवा फैसिलिटेट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिचुएशन एज गुड बैड। किस सिचुएशन को कहता है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है या बहुत ख़राब है। इट इज़ ऑल्सो increases our commitment to do what is good, right and appropriate. मेवा provides for social integration। ये सोशल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हमारे मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज़। इसमें अगर किसी भी एक वर्ड के बारे में अगर लिखने भी आ जाए, जैसे एथिक्स के बारे में आ जाए, तो आप ये सारे जो फंक्शंस है वो एथिक्स के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यूज़ के बारे में आ जाए तो उसमें एथिक्स उसका लिख सकते हैं। तो फंक्शंस में चारों के फंक्शंस हैं, मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज़ एटीट्यूड्स। तो किसी के फंक्शन में भी आप जो है ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। तो मेवा फैसिलिटेट इवैल्यूएशन ऑफ सिचुएशन इज गुड बैड अगली। इट इंक्रीजेज आवर कमिटमेंट टू डू व्हाट इज़ गुड राइट एंड अप्रोप्रिएट। मेवा प्रोवाइड्स फॉर सोशल इंटीग्रेशन को प्रोवाइड करता है। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ मेवा का क्या नेचर होता है। उन जो डिबेट्स है सराउंडिंग मेवा मॉरल्स एथिक्स और वैल्यूज़, मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज़ और एटीट्यूड के रिगार्डिंग जो डिबेट हैं कि ये इंट्रिंसिक है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो इसमें कहेंगे कि बोथ हैं, दोनों हैं। ये इन्नेट है या एक्वायर्ड है, हम पूरे डिस्कस करेंगे नीचे। इन्नेट है या एक्वायर्ड है, तो मेवा जो है लार्जली एक्वायर्ड होता है, और कुछ मेवा जो है वो इन्नेट भी होती है, वो फितरती तौर पे जो है नेचुरली जो है हमारे अंदर होती है, पैदाइशी। ये स्टैटिक है या डायनामिक है, यानी वो जो है बिल्कुल ठहरा हुआ है या चेंज होता रहता है मेवा मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज़। तो आप कहेंगे कि रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, चेंज हो सकती हैं, लेकिन चेंज जो है एक लंबे समय के बाद आती है।
दूसरी है कि कल्चर स्पेसिफिक है या यूनिवर्सल है, कि हमारे जो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड होते हैं वो कल्चर स्पेसिफिक अलग अलग कल्चर का अलग अलग है या यूनिवर्सल है, तो कहेंगे दोनों है। ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से 2018 या के एथिक्स पेपर में, कि कल्चर स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल। उसके बाद जो है मेवा एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, तो आप कहेंगे कि पीपल टेक बोथ साइड्स बट इन द लाइट ऑफ जजमेंट इन देयर इन्वायरमेंट इन देयर इन्वायरमेंट द आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म इज़ मोर टेनेबल, कि ज़्यादा रिलेटिव ही लोग मानते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है। वेरी फ्यू ऑफ द वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बहुत कम है। मेनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, यहाँ पे देखिए गलत है, ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, ज़्यादातर सब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहला जो है कि ये इंट्रिंसिक है या इंस्ट्रूमेंटल है। तो इंट्रिंसिक क्या होता है और इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? तो मेवा जो है दोनों हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। तो इंट्रिंसिक क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ वैल्यूड फॉर इट्स ऑन सेक, इट इज़ एंड इट सेल्फ, ये खुद ब खुद एंड है। जैसे मैं अगर म्यूज़िक बजाता हूँ, मैं म्यूज़िक को अगर क्या नाम है अगर मैं अच्छा समझता हूँ, तो ये म्यूज़िक मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूज़िक से मेरे अंदर से ही प्यार है, तो ये जो है इंट्रिंसिक हो गया। अगर मैं म्यूज़िक इसलिए बजाता हूँ क्योंकि उससे मुझे पैसा कमाना होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ वैल्यूड फॉर इट्स ऑन सेक, ठीक है, इट इज़ एंड इट सेल्फ, ये खुद ब खुद एक एंड है हमारे लिए। मैं इस किताब को पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे मज़ा आता है, बिल्कुल अंदर से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो इंट्रिंसिक हो गया। अगर मैं फलां किताब को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ता हूँ तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो गया। देखिए इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल में फ़र्क समझिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ वैलिड फॉर ऑन सेक, इट इज़ एंड इट सेल्फ, इट इज़ नॉट टाइड टू सेपरेट आउटकम, इसका कोई दूसरा आउटकम से इसका रिलेशन नहीं होता है, बल्कि ये खुद हमारे लिए एक जो है एंड होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, आई परस्यू ऑनेस्टी, मैं ऑनेस्टी को परस्यू कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि मैं ऑनेस्टी को पसंद करता हूँ। अंदर से मेरे अंदर क्या नाम है आवाज़ आती है कि ऑनेस्टी पसंद करनी चाहिए, एंड नॉट फॉर अदर रीज़न, किसी अदर रीज़न के लिए नहीं। समझिए कि ये इंट्रिंसिक हो गया कि मुझे ऑनेस्टी पसंद है क्योंकि मैं ऑनेस्टी को परस्यू करता हूँ, मैं ईमानदारी पे कायम रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऑनेस्टी बिल्कुल अंदर से पसंद है। अगर ऑनेस्टी को इसलिए पसंद करता है कोई शख्स क्योंकि उससे उसको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, अगर वो प्रमोशन पाने के लिए अगर ऑनेस्टी को परस्यू करता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, ठीक है। और अगर ऑनेस्टी को पसंद क्यों करता है, क्योंकि वो उसके अंतरात्मा की आवाज़ होती है, तो वो जो है इंट्रिंसिक हो जाता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें जो है एक सेपरेट आउटकम से ये टाइड होता है जो इंस्ट्रूमेंटल होता है। तो देखिए कि वो उसने ऑनेस्टी को क्यों पसंद किया, क्योंकि प्रमोशन एक सेपरेट आउटकम से जो है उसका रिलेशन है, उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए कि बुक रीडिंग इज़ जॉय, ये क्या है, ये इंट्रिंसिक है, और बुक रीडिंग फॉर एग्ज़ाम ये जो है इंस्ट्रूमेंटल है। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड सिचुएशन इंट्रिंसिक में चेंज इनटू इंस्ट्रूमेंटल, और इंस्ट्रूमेंटल में बिकम इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंस्ट्रूमेंटल बन सकता है और इंस्ट्रूमेंटल इंट्रिंसिक बन सकता है। इंट्रिंसिक इज मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रोंगर एज इट इज़ जेन्युइन, whereas इंस्ट्रूमेंटल में चेंज वंस द डिज़ायर आउटकम इज़ फुलफिल्ड। जैसे आप ऑनेस्टी की बात उसमें हुई थी, अगर इंस्ट्रूमेंटल में है तो अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो जो है ऑनेस्टी को परस्यू करना छोड़ देगा। अब हम आते हैं कि इनेट या एक्वायर्ड है, कि मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ जो हैं हमारे जो मेवा हैं वो इनेट है या एक्वायर्ड है। यानी इनेट का मतलब है कि वैल्यू व्हिच आर इनहेरेंट, वो जो है पैदाइशी है, इनबॉर्न है इन द इंडिविजुअल, यानी वो फितरत कुदरती तौर पे वो जो है इंसान के अंदर अगर पाया जाता है, नेचुरली वो पाया जाता है, वो पैदाइशी है, तो वो इनेट होगा। अगर एक्वायर्ड किया जाता है सोशलाइजेशन के द्वारा तो उसको एक्वायर्ड कहेंगे। तो मेवा क्या होता है, मेवा इज़ लार्जली एक्वायर्ड, ज़्यादातर जो है वो एक्वायर किया जाता है सोशलाइजेशन से, बट इट कैन ऑल्सो बी इन्नेट, ये जो है कुदरती भी हो सकता है यानी पैदाइशी भी हो सकता है। देयर आर सर्टेन इमोशंस
एंड इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रीडिस्पोजिशन इनहेरेंट टू इंडिविजुअल। जैसे अगर हम देखें कि अगर एक बच्चा रोता है तो उसको देख के दूसरे बच्चे रोना शुरू कर देता है, तो एक तरह से ये इनबिल्ट आप कह सकते हैं सॉलिडारिटी है, इननेट सॉलिडारिटी है। तो ये क्या हुआ, ये इननेट हुआ। और एक्वायर्ड में क्या है, गॉट एक्वायर्ड लेटर, बाद में जो है एक्वायर किया जाता है। वैल्यूज़ आर प्रिंसिपली एक्वायर्ड, ये ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है वो एक्वायर्ड ही होते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। माँ बाप से सीखते हैं, माहौल अपने घर के आसपास के माहौल से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। जैसे एग्जांपल, समबडीज़ कैलामिटी इज़ योर अपॉर्चुनिटी, ये हमने समाज से सीखा है कि समबडी का मतलब किसी का कैलामिटी अगर है तो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये स्कूल में बताया गया है। तो ये जो है एक्वायर्ड किया जाता है। तो मेवा जो है, जो मोरल्स एथिक्स वैल्यूज़, ये ज़्यादातर ये क्या है, ये एक्वायर्ड हैं, बट इसमें इननेट भी हो सकते हैं। तीसरा डिबेट है कि जो मोरल्स एथिक्स वैल्यूज़ हैं वो स्टैटिक हैं या डायनामिक है। मेवा इज़ नीदर डायनामिक, तो इसका जवाब ये होगा कि मेवा ना तो डायनामिक है ना तो स्टैटिक है, बट इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट। हाँ, ये रिलेटिवली परमानेंट होता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता है, चेंज होने में समय लगता है। चेंज हो सकता है लेकिन चेंज होने में समय लगता है। डायनामिक में मतलब का मतलब हो गया कि कीप चेंजिंग, कि आज कुछ मेवा है, आज जो है वो ऑनेस्टी को समझता है कि अच्छा है, फिर कल जो है वो समझ लेगा कि ऑनेस्टी ख़राब है। तो ये जो है डायनामिक हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब है इम्यूटेबल, बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ना तो वो स्टैटिक है ना वो डायनामिक है, बल्कि रिलेटिवली परमानेंट होता है। तो सवाल ये है कि आखिर मेवा मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज़ ये रिलेटिवली परमानेंट क्यों है। मेवा आर द सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, ये जो है सोर्स ऑफ हमारी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम करप्शन नहीं करते हैं। हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम सोसाइटी में क्या नाम है, माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, टीचर की इज़्ज़त करते हैं। तो ये सब हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो जो हमारी आवर आइडेंटिटी प्रोवाइड्स अस विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू हेल्प अस इवेलुएट वर्ल्ड अराउंड अस। इंडिविजुअल वांट स्टेबल आइडेंटिटी, हर कोई चाहता है कि हमारी आइडेंटिटी स्टेबल रहें। देयरफॉर द आइडिया ऑफ वेरी रैपिड चेंज इन मेवा इज़ रूल्ड आउट। इस वजह से, चूँकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है और इंसान स्टेबल आइडेंटिटी को चाहता है, हमारी सोसाइटी स्टेबल आइडेंटिटी को चाहता है, इस वजह से कि अचानक मतलब क्या नाम है हमारे एथिक्स वैल्यूज़ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो मेवा आर नीदर इम्यूटेबल नॉर दे आर फ्री फ्लोइंग, रादर दे आर रिलेटिवली परमानेंट। द चेंज कम्स स्लोली, चेंज हो सकता है लेकिन वो स्लोली हो सकता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लोगों के जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने के लिए लाया गया है। अब ये देखिए, इसको चेंज करने में एक अच्छा खासा समय लगता है। तो पहला पॉइंट ये था कि हमारे जो है मेवा क्यों रिलेटिवली परमानेंट, मॉरल्स एथिक्स क्यों रिलेटिवली कि ये हमारे आइडेंटिटी का सोर्स है, इस वजह से। दूसरी वजह यह है कि क्यों ये रिलेटिवली परमानेंट होता है। दे आर रिजल्ट ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट, हम इसमें ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी, ये जो हमारे जो मेवा होते हैं इसमें हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है। हम सोशलाइजेशन से एक लंबे समय तक सीखते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम जो है अचानक उसको चेंज कर दें, उसको अचानक हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये रिलेटिवली क्यों परमानेंट है। मेवा आर नॉट सब्जेक्ट टू ईजी चेंज ड्यू टू फियर ऑफ गिल्ट, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन। अगर हम ईमानदारी को मानते हैं और कल जाकर हम चेंज करते हैं तो हमें सोसाइटी का खतरा होगा, हमें सोसाइटी के बाइकआउट का खतरा होगा। तो इस वजह से ये जो है मेवा रिलेटिवली परमानेंट होता है, जल्दी चेंज नहीं होता। वैल्यू ट्रांसफ़र क्या होता है कि अचानक चेंज हो जाना किसी के वैल्यू में, ये हो सकता है पर बहुत बहुत कम होता है। तो वैल्यू ट्रांसफ़र कैन अकर, यानी ड्रामेटिक चेंज हो सकता है, बट इट इज़ रेयर, बहुत कम होता है। जैसा आप अगर एग्जांपल देखेंगे बुद्धा, तो बुद्धा जो थे उनका जो वैल्यू था पहले हेडोनिज़्म था। शुरू में जब उनके फैमिली ने उन्हें घर में रखा था, उनको पूरा प्लेजर हासिल था महल में, तो वो हेडोनिज़्म था। उससे फिर वो अचानक चेंज हो गया जब उन्होंने वो देह कि एक मुर्दा को देखा, एक मरे हुए आदमी को, एक बीमार शख्स को और क्या क्या है उसको देखा,
तो उसकी वजह से अचानक उनका वैल्यू जो है वो अल्ट्रुइज़म में चेंज हो गई, तो इसको वैल्यू ट्रांसफ़र कहेंगे। तो ये अचानक चेंज, ड्रामेटिक चेंज हो सकता है, पर ये रेयर, वो मतलब बहुत कम होता है। एक्सीडेंट, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है उस तरह का, तो वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू ट्रांसफ़र हो सकती है, पर ये बहुत कम होता है। एक डिबेट है कि ये मेवा कल्चर स्पेसिफिक है या यूनिवर्सल है, तो इसमें कहेंगे कि दोनों हो सकता है, कल्चर स्पेसिफिक भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। तो ए वैल्यू इज सेड टू बी यूनिवर्सल वैल्यू व्हेन इट हैज़ वर्थ फॉर ऑलमोस्ट ऑल पीपल, सबके लिए ज़रूरी है। जैसे माँ बाप का प्यार, ये वैल्यू जो है हर जगह आपको मिलेगा। पैट्रियोटिज़म का वैल्यू हर जगह आपको मिलेगा। तो कुछ वैल्यू यूनिवर्सल होती है। तो all the people are found a value is said to be universal value when it has worth for almost all people and are found across the great diversity of the human culture. It is so exceptional that it transcends national boundaries and it and to be a common importance, सबके लिए importance होता है। For a great many human being, it is a vast majority of places एंड सिचुएशंस। तो यूनिवर्सल वैल्यू किसे कहेंगे कि जो हर जगह लोगों को चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे मतलब वो चीज़ हासिल होती है सबको, हर जगह पाए। पैट्रियटिज़म या जैसे इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी का जो वैल्यू है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। हर जगह लोगों को चाहत होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑनेस्टी पाया जाता है। यानी यूनिवर्सल उसको कहेंगे जिस वैल्यू की हर जगह चाहत होती है, तो उसको यूनिवर्सल कहेंगे। Another way in which universal value is understood, that something could be universal value when the people have reason to believe reason to believe. Another way in which universal value is understood, that something could be universal value when all people have reason to believe that it has a value, कि सबको लगता है कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल वैल्यू होगा। यानी यूनिवर्सल वैल्यू जिसको हर जगह लोगों को चाहत होगी, तो यूनिवर्सल वैल्यू उसे कहा जाएगा। तो सवाल ये है कि वाई सम वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल, कि आखिर कुछ वैल्यूज़ यूनिवर्सल क्यों हैं। तो देयर आर सम साइकोलॉजिकल नीड्स व्हिच आर यूनिवर्सल। कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी यूनिवर्सल होती है, जैसे ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस। उसके बाद जो है यानी एक दूसरे से हमारी जो कुर्बत होती है उसको, एंड कॉम्पिटेंस एट्सेट्रा। व्हेन दीज नीड्स आर यूनिवर्सल, चूँकि हमारे नीड्स यूनिवर्सल हैं, तो हमारे जो है वैल्यूज़ भी यूनिवर्सल होंगे। जैसे अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल में दूं, तो माँ बाप का जो प्यार होता है, तो जो लव होता है, तो वो ये साइकोलॉजिकल नीड है कि हर जगह बच्चे को ज़रूरत है। तो इस वजह से ये वैल्यू जो है हर जगह लोगों में पाया जाता है, हर जगह लोगों को चाहते हैं, वो यूनिवर्सल वैल्यू हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि कुछ वैल्यू यूनिवर्सल क्यों होती है। वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ द वैल्यूज़ इज़ सोशल इंटीग्रेशन एंड टू ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन ए गिवन कल्चर टुगेदर। सो वैल्यूज़ विच बाइंड पीपल ऑफ वन कल्चर, के सोशल इंटीग्रेशन हम सबको ज़रूरत होती है, दुनिया के हर जगह के लोगों को ज़रूरत होती है इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशंस। इस वजह से कुछ वैल्यूज़ which bind people of one culture, say India, may also bind people of another culture, जैसे US। फॉर एग्जांपल पैट्रियटिज़म का वैल्यू हर कंट्री में तकरीबन हो सकता है, क्योंकि वो पैट्रियटिज़म हमें बाइंड करके रखता है, हमें सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। तो ये वैल्यू जो है, जिस तरह से इंडिया में ये वैल्यू हो सकता है, उसी तरह से US में भी वो वैल्यू हो सकता है। तो इस वजह से कुछ वैल्यू जो है यूनिवर्सल होती है। अच्छा, कुछ वैल्यू जो है कल्चर स्पेसिफिक भी होती हैं। ईच कल्चर, और क्यों होती है, क्योंकि जो है हर कल्चर का अलग यूनिक होता है, हर कल्चर यूनिक होता है, उसके चैलेंजेस और उसके डिमांड्स जो हैं अलग अलग होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते हैं। टू मीट दीज चैलेंजेस, कल्चर स्पेसिफिक वैल्यूज़ आर नीडेड। दीज कल्चर स्पेसिफिक वैल्यूज़ इनेबल पीपल टू फेस दीज चैलेंजेस सेटिस्फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी इज़ एग्रेरियन सोसाइटी।
क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन सोसाइटी है, तो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, इस वजह से यहाँ जॉइंट फैमिली पाया जाता है। और जबकि वेस्टर्न सोसाइटी जो होती हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, वो जो है इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कल्चर स्पेसिफिक होती हैं। सो देयर विल बी सम यूनिवर्सल वैल्यूज़ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही क्वेश्चन आया था इससे पहले कि देयर विल बी सम वैल्यूज़ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Public administrator have to possess these values like integrity or impartiality, and they should also know and pursue some culture specific values like participation of people in governance। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो कल्चर स्पेसिफिक हो सकती हैं, कुछ यूनिवर्सल हो सकती हैं। सेम चीज़ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ये अप्लाई हो सकती है कि उनका भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो कुछ वैल्यू हैं वो कुछ यूनिवर्सल होंगी। एक और डिबेट है कि क्या ये हमारे जो मेवा होते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होती हैं, क्या वो एब्सोल्यूट हैं या रिलेटिव हैं। तो देयर आर स्कॉलर्स हु बिलीव इन एब्सोल्यूटनेस, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका बिलीव है कि वो एब्सोल्यूट होती हैं, एंड देयर आर स्कॉलर्स हु बिलीव इन रिलेटिवनेस, कि ये जो है रिलेटिव होती हैं। बट द वे ह्यूमन बीइंग्स आर, मोस्ट ऑफ अस ऑपरेट with our ethics and values more relatively than with absolute term। यानी हम जो कुछ करते हैं सोसाइटी में, जो काम करते हैं, तो उस काम से हम जो वे ऑफ जो हमारा मतलब ऑपरेशन है, हमारा जो काम है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हम अपने वैल्यू को रिलेटिव के हिसाब से करते हैं। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इंडिपेंडेंट, यानी कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, हर जगह आपको जो है वो करना पड़ेगा। और रिलेटिव का मतलब है कि वेदर द एक्शन इज़ राइट और रॉन्ग, कि फला एक्शन राइट और रॉन्ग है, वो जो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा। अगर जब आप एब्सोल्यूट कहेंगे तो वो जो है डियोंटोलॉजिकल में हो जाएगा, अगर आप रिलेटिव कहेंगे तो वो टेलियोलॉजिकल में हो जाएगा। तो इसमें एब्सोल्यूट में एंड कांट जस्टिफाई मीन्स, कि एंड को जो है एंड्स कांट जस्टिफाई, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके तौर तरीके को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, यानी आपका जो मीन्स है, आपका जो ज़रिया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आपका रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, तो ये कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन से इंडिपेंडेंट है। यानी अगर कोई ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी उसको हर जगह पे क्या नाम है, ऑनेस्टी उसके लिए वैल्यू है। और जब ये इसको जोड़ देते हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक से, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है अगर उसको हम कह देते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, तो वो रिलेटिव हो जाता है। इसमें जो है मेन एंड्स को देखा जाता है, एंड को देखा जाता है, यानी रिज़ल्ट को देखा जाता है। तो अगर रिज़ल्ट ठीक है तो वो एक्शन भी ठीक है। इसमें रिज़ल्ट के साथ साथ उसके मीन्स को भी देखा जाता है। एंड्स कांट जस्टिफाई मीन्स, यानी आपके लिए एंड्स और मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी बिलीव दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग, ए गिवन एक्शन मे बी राइट इन वन सिचुएशन एंड मे बी रॉन्ग इन अनदर सिचुएशन, कि फला एक्शन जो है एक सिचुएशन में तो राइट हो सकता है, लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो जो है रॉन्ग हो सकता है। तो ये जो है रिलेटिव इन लोगों का मानना है। रिलेटिव में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें जो है रिजिडिटी होती है। तो ये टेलियोलॉजिकल यानी एंड सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें जो है रिज़ल्ट को देखा जाता है कि अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो वो काम अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एग्ज़ाम में अगर पास हो गया, ठीक है, अगर चोरी करके भी पास हुआ, तो रिलेटिव कहने वालों के हिसाब से मेरा काम सही है, क्योंकि मेरा जो एंड है वो अच्छा हुआ कि मैं पास हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट जो है इन लोगों का कहना है कि नहीं, आपने जो मीन्स का जो इस्तेमाल किया
वो गलत था, इस वजह से आपका एक्शन भी गलत हुआ। आपका क्या नाम है, चूँकि आपका मीन्स गलत था, इस वजह से आपका पूरा गलत हुआ एक्शन। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क ये है कि ये जो है कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। हर जगह पे वो चीज़ अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। रिलेटिव में इसमें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ध्यान दिया जाता है। इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये टेलियोलॉजिकल होता है, टेलियस मतलब एंड होता है, यानी एंड सेंट्रिक अप्रोच होता है। इसको कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं, फेवर्स कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यानी जो है वो एंड को ध्यान देते हैं। तो इसमें एंड्स जस्टिफाई मीन्स, एंड जो है जस्टिफाई करता है मीन्स को। इफ़ एंड इज़ ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेट नंबर, तो इसको एथिकल ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। कि अगर बहुत सारे ज़्यादा लोगों के लिए अगर वो चीज़ फ़ायदेमंद है तो वो फिर जो है क्या नाम है, हम उसको अच्छा कहेंगे, तो इसको एथिकल ऑल्ट्रुइज्म कहेंगे। अब इसमें क्या है कि एक्शन के नेचर को वो स्टडी करता है, उसके इंटेंट को देखता है, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है, कि वो एग्ज़ाम में पास कैसे हुआ, क्या चोरी करके पास हुआ तो वो गलत होगा, ठीक है। उसमें एंड को भी देखता है और उसके मीन्स को भी देखता है। एवरी लाइफ इज़ प्रीशियस, नो किलिंग 1 फॉर 100 और 100 फॉर। इसमें है कि अगर आपको 100 आदमी को बचाने के लिए अगर एक को अगर मारना पड़ेगा तो इसमें जो है सही होगा। इसमें क्या है कि अगर 100 आदमी को बचाने के लिए आप एक को भी मार नहीं सकते हैं। तो जैसे कांत ने कहा कि इट में कॉज टेम्पररी पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। राइट इज़ राइट, राइट उस टाइम भी राइट होता है व्हेन नोबडी स्पीक्स, नोबडी डज इट। एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग व्हेन एवरीबडी, अगर राइट कोई काम करे भी ना तो भी जो है वो राइट होता है। और अगर रॉन्ग काम अगर सब कोई कर रहा है तो भी जो है वो रॉन्ग होगा। ए ट्रूथ इज़ ट्रूथ इवन व्हेन नोबडी स्पीक्स, ठीक है। एंड लाई इज़ लाई इवन एवरीबडी इज स्पीक। अगर झूठा वो झूठा ही होगा, ठीक है, अगर चाहे हर कोई जो है अगर उसको बोले फिर भी जो है वो झूठा होगा। तो ये जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा। और जो रिलेटिव है इसका एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर ने कहा कि ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल, यानी जिसका नतीजा अच्छा रहता है, जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है तो वो चीज़ अच्छी है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, ठीक है, चूँकि लव और वार जो है इसमें मतलब सब कुछ जो है ठीक है, हम कर सकते हैं। पीपल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पीपल्स लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो रिलेटिव अल्ट्रुइज्म हो जाएगा। ये टेलियोलॉजिकल जो है डेंजरस होता है एक तरह से। अगर हम देखें कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये नाजीज़ भी यही सोचते थे कि जो है उनका भी यही मानना था कि अगर सबके लिए फ़ायदा है तो वो जो है दूसरे लोगों को जो खास करके जो ज्यूज़ होते थे उनका परसिक्यूशन यही जो इनकी सोच थी, यही समझ के किया कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेट नंबर। इट कैन बी इंडिविजुअल सेंट्रिक भी हो सकता है, एथिकल ईगोइज्म जिसे कहते हैं, कि इंडिविजुअल सेंट्रिक, कि अगर एक आदमी का फ़ायदा है तो जो है वो बोल रहा है कि सब मतलब सबका फ़ायदा हो रहा है। तो इंडिविजुअल सेंट्रिक भी हो सकता है कि सिर्फ अपनी अच्छाई को देखे, दूसरे की तरफ ना देखे। ऑफन फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस और नेपोटिज्म, इट इज़ पैराग्मेटिक डीलिंग ए सिचुएशन। ये पैराग्मेटिक होता है कि डीलिंग ए सिचुएशन को डील करना। पैराग्मेटिक का मतलब क्या होता है, डीलिंग ए सिचुएशन इन ए प्रैक्टिकल वे रादर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। तो इसमें अगर एग्जांपल एक दे रहा है कि अगर एक ट्रेन आ रही है यहाँ से और इधर ये जो पटरी है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है ट्रेन के द्वारा, और यहाँ पे 10 बच्चे खेल रहे हैं पटरी के ऊपर, और इधर जो है ये डोरमेंट ट्रैक है और इसमें एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है। ये वाला डोरमेंट ट्रैक है, उसमें एक बच्चा खेल रहा है, और ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड पटरी है, ट्रैक है, जिसमें 10 बच्चे खेल रहे हैं पटरी के ऊपर। तो अगर ट्रेन को वो जो है उसी फ्रीक्वेंटली यूज्ड पटरी पे ले जा रहा है तो उसमें 10 बच्चे मारे जाएंगे, और अगर वो लीवर घुमा देता है तो वो जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्चा ही मारा जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा? तो जिन लोगों का मानना है कि वो एब्सोल्यूट हैं, यानी जो मेवा यानी मोरल्स एथिक्स वैल्यूज़ जो है एब्सोल्यूट हैं, वो जो है इधर चला जाएगा। और जिन लोगों का मानना है कि वो रिलेटिव है, वो जो है ट्रेन को इधर घुमा देंगे। कि वो एक बच्चा अगर मर रहा है और उससे 10 बच्चे की जान बच रही है
तो वो हमारे लिए वो काम अच्छा है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में यही फ़र्क है कि रिलेटिव में ये ट्रेन जो है वो लीवर को इधर घुमा देंगे, यानी एक बच्चे की तरफ, और एब्सोल्यूट वाले क्या करेंगे, वो एब्सोल्यूट वाले जो है इधर चले जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए? तो रन इट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रैक, क्या हमारी जो प्रेफरेंस होगी, क्या हम जो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो ट्रैक है, यानी जिसमें 10 बच्चे खेल रहे हैं, हम उधर ले जाएं। तो मेन आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि क्यों आप इधर ले जाएंगे। आई एम नॉट द वन, तो एक जस्टिफिकेशन ये है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जो है किधर ले जाऊँ, मुझे जो मुतयन किया गया है वो कि अपने जो चलती हुई ट्रैक है उसमें चलाना, ठीक है। दूसरी ये है कि 10 चिल्ड्रेन को अगर हम मार दें, अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रैक पे ले जाकर 10 चिल्ड्रेन को अगर हम मार दें, 10 चिल्ड्रेन बच्चे को अगर मार दें तो एक एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर हम जो है उस बच्चे को मतलब ट्रेन को हम डाइवर्ट करके जो डोरमेंट ट्रैक है अगर हम उसकी तरफ ले जाएं और उसमें एक बच्चा मारा जाता है तो वो एक मर्डर होगा, ठीक है। तो एक्सीडेंट और मर्डर में फ़र्क ये है कि मतलब मर्डर जो है ज़्यादा हीनियस क्राइम होता है, ठीक है। तो वाई टू कंप्रोमाइज़। और तीसरा जस्टिफिकेशन ये है कि वो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो डोरमेंट ट्रैक पे खेल रहा है, और ये जो गधे बच्चे हैं वो जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज ट्रैक पे खेल रहा है। तो हम ये सब जो है जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसको बचाने के लिए हम उस एक इंटेलिजेंट बच्चा को हम क्यों मारें? तो वाई टू कंप्रोमाइज़ वन लाइफ ऑफ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, एक इंटेलिजेंट चाइल्ड को हम क्यों मारें? दूसरा है कि डोरमेंट ट्रैक पे अगर हम ले जाते हैं, तीसरा जस्टिफिकेशन, तो इसमें क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें जो ट्रेन पे जो बैठे हुए दूसरे लोग हैं उनके जान को भी खतरा हो सकता है। इस वजह से जो हमारा जो प्रेफरेंस होगा कि हम जो ट्रैक जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है हम उसी पे ट्रेन जो है चलाएं। एक डिबेट है कि वैल्यूज़ क्या सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बहुत ही कम वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसका उन वैल्यूज़ का जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है अंडरस्टैंडिंग में और जजमेंट में वो लोगों का अलग अलग होता है, तो इस वजह से सब्जेक्टिव होते हैं। लोग अपने हिसाब से जो है अलग अलग सोसाइटी अपने हिसाब से वो उसका उन वैल्यूज़ को वो इंटरप्रेट करती हैं। दूसरा, वैल्यूज़ सब्जेक्टिव हैं तभी तो वैल्यूज़ कल्चर स्पेसिफिक है। दिस इज टेस्टिमनी द फैक्ट दैट वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव इवन वी हैव द सेम वैल्यू। अगरचे हम अगरचे सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट हो जाता है। जैसे पैट्रियटिज़म का वैल्यू है, पैट्रियटिज़म तो इस वैल्यू को जो है अलग अलग इसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग कंट्री में। जैसे इंडिया में भारत माता की जय कहना पैट्रियटिज़म है, अमेरिका में कुछ अलग जो है पैट्रियटिज़म नेशनल एंथम कहना हो सकता है पैट्रियटिज़म है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अलग अलग जो है पैट्रियटिज़म का जो मीनिंग है, एक्सप्रेशन है, वो चेंज हो सकता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से। तो इससे पता चलता है कि वैल्यूज़ जो है सब्जेक्टिव है, उसके लोग जो है इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंटली करते हैं। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।